हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज तपेश सक्सेना और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी गेट मिनी मॉक टेस्ट 2। राइट, आप सब लोगों को ये बात पता है कि सीयूईटी की महा फेस्टिवल सीरीज चल रही है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे एवरी डे आपकी क्लासेस हो रही हैं। गैट का पूरा सिलेबस फिनिश करवाया जा रहा है। हर वीक में जो भी क्लासेस होंगी, मैथ्स की, रीजनिंग की और जनरल नॉलेज की, उसी के ऊपर बेस्ड हर फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा और उसका सॉल्यूशन हर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा और उसका जो पूरा एनालिसिस सेशन है वो आपको संडे को मिल जाएगा, है ना। तो इसी थीम के अकॉर्डिंग जो हमारा मिनी मॉक टेस्ट 2 है उसका सॉल्यूशन ये रहा आप लोगों के सामने। इस सॉल्यूशन वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस मॉक टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सॉल्यूशन और इसमें बताई जाने वाली सारी चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। माय नेम इज तपेश सक्सेना, दिस इज ऑल अबाउट माय सेल्फ एंड यस, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा मिनी मॉक टेस्ट 2 एंड देन दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जीके का क्वेश्चन था, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग विच ICAO असेंबली वाज इंडिया री इलेक्टेड इन द काउंसिल्स पार्ट 2 कैटेगरी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ICAO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ICAO का मतलब होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो अभी 42nd असेंबली हुई है, 42nd असेंबली हुई है कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। राइट, और ये कब हुई है? सितंबर 27 2025 को, फॉर दी 2025 टू 2028 टर्म। राइट, तो इसमें इंडिया को पार्ट 2 में री इलेक्ट किया गया है। तो मींस द आंसर इज 42nd असेंबली। आंसर ऑप्शन सी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। So let's move on to question number 2. Question number 2 है, which Indian states Dugong Conservation Reserves recently received formal recognition from the IUCN at the World Conservative Congress 2025। तो इसका भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए। द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु को ये मिला है received formal recognition from the IUCN at the World Conservative Congress 2025 for its Dugong Conservation Reserve in Paul Bay, right? This recognition provides international validation for the reserve, which was established in September 2022 to protect the vulnerable dugong and its crucial seagrass meadow habitats। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स याद रखना, इनमें से किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एज ऑफ नाउ हमसे प्लेस पूछा जा रहा है, तो प्लेस इज डेफिनेटली तमिलनाडु। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। एट द 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, इम्तियाज अलीज अमर सिंह चमकीला रिसीव्ड नॉमिनेशंस इन हाउ मेनी कैटेगरीज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यस राइट, इम्तियाज अली की अभी एक मूवी आई थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगी, अमर सिंह चमकीला, जिसमें दिलजीत दोसांझ जो थे उन्होंने चमकीला का कैरेक्टर प्ले किया था और परिणीति चोपड़ा ने उनकी पार्टनर का। तो अब अगर हम देखते हैं तो 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में उस मूवी को दो कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला। एक था टीवी मूवी और मिनी सीरीज कैटेगरी, जिसमें फिल्म को ही रखा गया था, एंड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर फॉर दिलजीत दोसांझ। राइट, तो ये दोनों नॉमिनेशंस हुए थे। इसकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, प्रोबेबली ये भी पूछ सकते हैं कौन जीता और कितनी कैटेगरीज थी, उसमें कौन कौन से नॉमिनेशंस थे। तो थोड़ा डिटेल अगर इसका याद रहेगा तो बेसिकली फायदा रहेगा। यहाँ पर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देन इफ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द निसार। निसार मेरे ख्याल से काफी पॉपुलर चीज है, आप लोगों को इसका फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए। राइट, NI का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च्योर रडार। राइट, तो सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड अबोर्ड विच लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने कौन से लॉन्च व्हीकल का यूज किया? तो लॉन्च व्हीकल मतलब जो व्हीकल या सैटेलाइट को स्पेस तक लेकर जाता है फिर छोड़ देता है उसे वहां पर। तो अब अगर हम ये देखें कि ये लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो ये था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 means answer option B is the correct answer।
The launch took place on July 30, 2025 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India. आई एम वेरी श्योर आप लोगों को पता होगा कि ये जो स्पेस सेंटर है काफी पॉपुलर एंटिटी है हमारे स्पेस मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, बेस्ट रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। आर वेंकट रमनी has been reappointed as the Attorney General of India for how many additional years, right? तो उनको कितने एडिशनल ईयर्स का एक्सटेंशन मिला है, तो उनको 2 इयर्स का एक्सटेंशन मिला है। ये भी रिसेंट इवेंट है, अभी अभी हुआ था, राइट। एंड मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काफी मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। हिज इनिशियल 3-year टर्म विच बिगेन इन अक्टूबर 2022 वाज सेट टू एंड ऑन September 30, 2025। तो यहाँ पर उनकी टर्म खत्म हो रही थी तो उनको 2 साल का एक्सटेंशन और दिया गया है। तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द डेब्यू बुक ऑथर्ड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजों को लेके काफी फेमस रहे ये, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह भी निकाल सकते हो, इनकी प्रोफाइल में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी जो पहली बुक है वो अभी लॉन्च की है और उस बुक का जो पब्लिकेशन हाउस था वो था पेंगुइन रैंडम हाउस, जिसके ऊपर अगेन क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनकी बुक जो थी उसका टाइटल था वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है, वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। एंड यस, दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड स्पीचेस दैट एक्सप्लोर द कॉन्स्टिट्यूशंस रेलिवेंस एंड इम्पैक्ट ऑन कंटेम्परेरी सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो अभी अभी जो जुबीन गर्ग असम के एक फेमस सिंगर, रिनाउंड सिंगर, राइट, जो पास अवे हो गए, जिनकी डेथ हो गई सर्टेन रीजंस की वजह से, तो उनका उनके नाम पर सिंगापुर में एक आइलैंड जो है वो जुबीन गर्ग आइलैंड के नाम से आजकल जाना जा रहा है, राइट। एक्चुअली इसका जो नाम है वो पहले सेंट जोन्स आइलैंड था और ये जो नाम जुबीन गर्ग आइलैंड है ये ऑफिशियल नहीं है, ये इनके फैंस ने इस आइलैंड को नाम दे दिया है। तो द आइलैंड वाज नॉट ऑफिशियली रीनेम्ड, इट वाज गिवन द फैन क्रिएटेड नेम जुबीन गर्ग आइलैंड ऑन गूगल मैप्स एज अ ट्रिब्यूट टू द लेट सिंगर, राइट। द ओरिजिनल नेम ऑफ द आइलैंड इज ऑब्वियसली सेंट जोन्स आइलैंड। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू दी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 व्हाट इज मुकेश अंबानीज नेट वर्थ। वैसे इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब एक फिगर या एक डेटा को याद रखना नॉट एक्सपेक्टेड इन दी क्वेश्चंस, बट यस ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि मुकेश अंबानी अभी भी अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वेज इंडिया के रिचेस्ट पर्सन ही हैं, राइट। वो अभी भी गौतम अदानी और बाकी सब लोगों से काफी आगे चल रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो नेटवर्थ है उनकी और उनकी फैमिली की सब मिलाकर तो 9.55 लाख करोड़ रुपीस के बराबर है। एंड आई एम वेरी श्योर इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट यस इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, राइट, ये बात हमारे सामने फिर से आ जाए, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9, what was the total combined lift achieved by Mirabai Chanu to win the silver medal at the 2025 World Championships? अब यहाँ पर ये डेटा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं, है ना। जैसे अगर सचिन या कोई भी क्रिकेटर, कोई भी बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छे रन्स बनाए और किसी रिकॉर्ड को ब्रेक करे तो उस रन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो सेम थिंग ओवर हियर, यहां पर अगर आप देखोगे तो मीराबाई चानू ने क्या किया, स्नैच कैटेगरी में 84 केजी और जो क्लीन जर्क कैटेगरी होती है उसमें 115 केजी वेट लिफ्ट किया। टोटल उनका हो गया 199 केजी और उन्होंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी या ब्रेक कर दिए, ठीक है। और उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में। Her performance secured a silver medal in the 48 category and also set 2 new national records, right? तो national records को इन्होंने improve कर दिया है, तो definitely ये चीज याद रखने लायक है, एग्जाम में आ सकती है ना। चलो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग में
इस वीक में आप लोगों ने डेटा अरेंजमेंट जम जम के पढ़ा है, तो डेटा अरेंजमेंट से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इस मिनी मॉक टेस्ट में। तो 7 एम्प्लॉइज हैं, HIJKLMand N, हैव सैलरीज ऑफ 15,000, 20,000, 25,000 एंड सो ऑन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 7 एम्प्लॉइज हैं और ये उनके सैलरी के फिगर्स हैं। एंड यस राइट, यहाँ पर फिगर्स के साथ वैसे करेंसी जो है उसको मेंशन करना चाहिए था, बट एनीवे आंसर ऑप्शंस में रुपीज लिखा हुआ है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रुपीज में ही है। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन, आई अर्न्स मोर देन के। ठीक है, तो आई जो है उसकी सैलरी के से ज्यादा है, ये हमें सबसे पहले पता चल गया। उसके बाद आई अर्न्स मोर देन के एंड एम, तो आई की जो सैलरी है वो एम से भी ज्यादा है, ये हमारे पास सेकंड इंफॉर्मेशन आ गई। एच अर्न्स मोर देन के बट लेस देन जे, तो एच की जो सैलरी है वो मोर देन के है बट लेस देन जे है, तो ये भी हमें पता चल गया। जे अर्न्स मोर देन आई, तो जे जो है वो आई से ज्यादा अर्न करता है, तो जे आई से ज्यादा अर्न करता है। आई के और एम दोनों से ज्यादा अर्न करता है, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपस में मिक्स हो गए, इनका एक ऑर्डर हमें मिल गया। उसके बाद एल अर्न्स लेस देन के। ठीक है, तो उन्होंने हमसे बोला कि एल जो है वो के से लेस अर्न करता है बट मोर देन एम, तो एल की जो सैलरी है वो एम से ज्यादा है लेकिन के से कम है। एम डज नॉट अर्न द लीस्ट, लेकिन फिर भी एम जो है वो सबसे छोटा नहीं है, देखो एम एल से कम है, एल के से कम है। ठीक है, और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि एम का लीस्ट तो नहीं है। अब लीस्ट किसका हो सकता है, ध्यान से सोचो। हमें पता है के की सैलरी एल से ज्यादा है, के का नहीं हो सकता। एच की सैलरी भी के से ज्यादा है, तो एच रूल्ड आउट हो गया। आई की सैलरी के और एम से ज्यादा है, ये भी रूल्ड आउट। जे की सैलरी तो बहुत सारे लोगों से ज्यादा है। के की सैलरी भी एल से ज्यादा है, एल की सैलरी एम से ज्यादा है, एम के बारे में लिखा है कि वो लीस्ट है नहीं। तो अगर ये 6 के 6 लोग लीस्ट सैलरी अर्न नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ एक ही पर्सन बचा एन, राइट। सो वी कैन से फॉर श्योर कि इन 6 लोगों की तो लीस्ट सैलरी नहीं हो सकती, तो एन की ही होगी। तो डेफिनेटली एन की सैलरी सबसे कम है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि आई अर्न्स 40,000 रुपीज, तो ध्यान से देखेंगे सबसे कम सैलरी जो है वो 15,000 है, और ये 15,000 किसकी सैलरी होनी चाहिए, एन की। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड जो फिगर है वो है 20,000, फिर है 25,000। ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में से सिर्फ 15, 20, 25, 30 लिख के भी काम चला सकते हो, क्योंकि बेसिकली हमें तो सिर्फ अरेंजमेंट पता करना है। ये फिगर्स जो है इनमें से 1000 आप हटा के भी लिख सकते हो, 1000 अपने दिमाग में याद रख सकते हो कि सबके साथ 1000 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में टाइम बचाने के सारे तरीके यूज करना चाहिए। अब हमें पता है कि एन तो लीस्ट है ही है। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो एम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम से बड़ा है एल, एल से बड़ा है के, और के से तो सभी कुछ बड़े हैं, राइट। उसके बाद देखें तो एल से बड़ा के है, के से बड़ा आई है, सही है ना। अब आई और एच में हमें नहीं पता चल रहा कि कौन बड़ा है, तो आई के बारे में ये बताया है कि आई अर्न्स 40,000 और आई से ज्यादा जे है, तो डेफिनेटली जे का 45,000 हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली फिर एच जो है वो 35,000 पर आ जाएगा, क्योंकि एच बाकी दोनों लोगों से तो बड़ा है, 100% एच जो है वो के से बड़ा ही है। और आई जो है वो भी एम से बड़ा है, आई एम से बड़ा है, एल भी एम से बड़ा है। और कौन बचा हमारे पास, राइट, जी एच आई जे के एल, के और एल बचे है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि के जो है वो एल से बड़ा है, तो के यहाँ पर आ जाएगा और एल यहाँ पर आ जाएगा, के और एल बचे हुए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो गया। उन्होंने बोला व्हाट इज द सैलरी ऑफ जे, तो जे की सैलरी डेफिनेटली हाईएस्ट है, आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है द सैलरी इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू पर्सन्स, तो दी सैलरी ऑफ एल इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू पर्सन्स, तो एल की सैलरी कौन से दो लोगों से ज्यादा है, तो एन और एम दोनों से ज्यादा है, तो एन और एम मतलब आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अर्न्स द फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, तो फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट मतलब हमें हाईएस्ट से देखना है, तो हाईएस्ट से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, मतलब के अर्न्स फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा के
एंड यस, आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ आई एंड एल। तो अगर आपको याद है तो आई की सैलरी तो 40,000 है ही, एल की सैलरी है 25,000, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 15,000 का। सो वी कैन से फॉर श्योर कि जो आई और एल की सैलरी है उसमें 15,000 का डिफरेंस है। तो ये हमारा डेटा अरेंजमेंट का सेट था। एक और सेट है यहाँ पे डेटा अरेंजमेंट का, अगेन क्वेश्चंस आर देयर एंड आई एम श्योर कि इसमें भी 4-5 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 14, 15, 16, 17, 18, ओके, तो 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा। तो चल देखें अपन क्वेश्चन नंबर 14 से। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये जो 6 लोग हैं ये अलग अलग स्टेट से हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, राइट, 3 स्टेट हमें गिवन है। एंड ये जो पर्सन्स हैं ये डिफरेंट प्रोफेशंस के भी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, 3 प्रोफेशन है। तो 3 स्टेट हैं, 3 प्रोफेशन है, लेकिन लोग जो हैं वो 6 हैं। तो नो टू पर्सन्स फ्रॉम द सेम स्टेट बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। तो यस, राइट, कोई भी 2 लोग जो सेम स्टेट से होंगे वो सेम प्रोफेशन से नहीं होंगे। एग्जैक्टली 2 पर्सन्स बिलोंग टू ईच प्रोफेशन एंड ईच स्टेट, है ना। तो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया मैटर। पहले तो लग रहा था कि आदमी 6, स्टेट 3, प्रोफेशन भी 3, तो बड़ी नाइंसाफी है, लेकिन यहाँ पर तो अब गुत्थी सुलझ गई कि हर स्टेट से 2-2 लोग हैं और हर प्रोफेशन के भी 2-2 लोग हैं, लेकिन कोई भी 2 लोग जो सेम स्टेट से हैं उनका प्रोफेशन सेम नहीं है। तो इनमें से जो भी 2 लोग केरला से हैं दोनों का प्रोफेशन अलग अलग होना चाहिए। सेम फॉर तमिलनाडु, सेम फॉर कर्नाटका, है ना। तो चलो यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन लिखते हैं। नेम ऑफ द पर्सन हमारे पास कौन कौन से लोग हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है। इनके स्टेट्स पता करने की कोशिश करते हैं और इनके प्रोफेशंस भी पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई भी एरर ना हो तो ब्लैंक स्पेसेस भी बना लेते हैं। तो यस, है ना, बिल्कुल सामने सामने इंफॉर्मेशन हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 6 ब्लैंक स्पेसेस बनाना इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। उसके बाद अब अगर हम देखें तो P इज फ्रॉम केरला। तो P जो है उसका तो डायरेक्टली बता दिया कि स्टेट क्या है, केरला है। एंड ही इज नाइदर अ प्रोफेसर नॉर अ डॉक्टर। अब वो इन तीनों में से ही तो कुछ था, अब प्रोफेसर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो डेफिनेटली इंजीनियर ही है। अगेन दी सेम थिंग कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से सारी चीजें बहुत बड़े बड़े लिख रहा हूँ। आप केरला को सिर्फ के ई आर लिख सकते हो, इंजीनियर को सिर्फ ई एन जी लिख सकते हो। टाइम तो आपको हर जगह बचाना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आर एंड टी बिलोंग टू दी सेम प्रोफेशन। तो आर और टी का जो प्रोफेशन है वो सेम है। तो मान लो आर का प्रोफेशन एक्स है तो टी का प्रोफेशन भी क्या होगा, एक्स। और अगर इनका प्रोफेशन सेम है तो इनके स्टेट सेम नहीं हो सकते। उसके बाद Q एंड U आर फ्रॉम द सेम स्टेट। तो Q और U जो है वो सेम स्टेट से हैं। अगर इसका स्टेट Y है तो इसका भी Y ही होगा। उसके बाद देखेंगे S इज फ्रॉम कर्नाटका। तो S जो है वो कर्नाटका से है, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिख के भी काम चला सकते हो। S इज फ्रॉम कर्नाटका एंड Q इज अ डॉक्टर। तो Q जो है वो यहाँ पर डॉक्टर है, आप सिर्फ डॉक भी लिख सकते हो, DOC। आइदर क्यू और आर फ्रॉम कर्नाटका। तो उन्होंने बोला कि क्यू और आर में से कोई तो कर्नाटका से है, ठीक है। अब क्यू और आर में से कोई एक कर्नाटका से है ना, ये बात भी हमें पता है। चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतनी ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एंड यस, इसी से हमें इस सेट को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हमें ये पता है कि 2 ही लोग एक स्टेट से होंगे। तो इसका मतलब ये जो Y है ये केरला नहीं हो सकता, क्योंकि Y अगर केरला होगा तो केरला से 3 लोग हो जाएंगे। Y जो है वो अगर कर्नाटका होगा तो कर्नाटका से 3 लोग हो जाएंगे। तो केरला और कर्नाटका Y के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारे पास सिर्फ तमिलनाडु बच रहा है। तो Q और U दोनों डेफिनेटली तमिलनाडु से हैं, क्योंकि केरला और कर्नाटका ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर ये दोनों केरला या कर्नाटका से होंगे तो वहां से 3 लोग हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 ही होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्यू और आर में से कोई एक तो कर्नाटका से है, लेकिन अब क्यू तो नहीं है, तो डेफिनेटली आर जो है वो कर्नाटका से होगा। यही हमारा लास्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो 2 बार कर्नाटका, 2 बार तमिलनाडु आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली केरला आएगा।
एंड सिमिलरली अब अगर हम प्रोफेशन में भी सोचें तो प्रोफेशन में भी एक बहुत बड़ी हिंट हमारे पास है कि ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है तो अगेन सेम लॉजिक कि ये डॉक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर तीसरा डॉक्टर भी आ जाएगा। इंजीनियर भी तीन हो जाएंगे तो ये इंजीनियर भी नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली डॉक्टर इंजीनियर पॉसिबल नहीं है। तो क्या बचा? प्रोफेसर। तो ये दोनों लोग डेफिनेटली प्रोफेसर हैं। एक्स की वैल्यू प्रोफेसर ही होगी और कुछ नहीं हो सकती। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो उन्होंने हमसे ये कहा कि जो दो लोग सेम स्टेट से होंगे उनके प्रोफेशन सेम नहीं होने चाहिए। तो अब देखो ये दोनों प्रोफेसर हैं, मतलब यहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर ही आएगा। तो अगर तमिलनाडु से एक डॉक्टर मिल चुका है तो तमिलनाडु से दूसरा डॉक्टर मिलेगा नहीं, दूसरा डॉक्टर डेफिनेटली हमें कर्नाटका से मिलना चाहिए। एंड सिमिलरली केरला से इंजीनियर है तो तमिलनाडु से इंजीनियर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया पूरा सेट क्रैक। हमने सबके प्रोफेशन और सबके स्टेट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम आंसर दे सकते हैं। टी इज फ्रॉम विच स्टेट? तो टी जो है वो केरला से है, आंसर ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद एस बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? तो एस का प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, तो 100% इसका भी आंसर बी आ जाएगा। 16th देखेंगे, थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर alike in a certain way and hence form a group which is the one that does not belong to that group। तो सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या पी इंजीनियर है? तो बिल्कुल है, राइट। उसके बाद क्या आर कर्नाटका से है? तो आपको पता चलेगा यस आर भी कर्नाटका से है। तो उसके बाद फिर टी प्रोफेसर है क्या? तो टी प्रोफेसर भी है, ये भी सही है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि क्या ये चारों सही हैं। मान लो इन केस यू, देखो यू इंजीनियर है, तो मान लो इन केस ऐसा होता कि तीन सही है और एक गलत है, तो जो गलत होता वही हमारा आंसर है, लेकिन अब चारों सही है। चारों सही है तो फिर लॉजिक को थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, लॉजिक को और आगे लेके जाना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे कि चारों है तो सही, लेकिन इन चारों आंसर ऑप्शंस में तीन लोगों के प्रोफेशन बताए जा रहे हैं, सिर्फ एक का स्टेट बताया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये ऑडमैन हो गया, तीन लोगों के प्रोफेशन है और सिर्फ एक का स्टेट बताया जा रहा है। चारों सही है ना। अगर ऐसा होता कि चारों में से तीन सही होते और एक गलत, तो फिर हमारा आंसर गलत होता, तब हम ये लॉजिक नहीं लगाते, राइट। लेकिन डेफिनेटली अगर ये चारों सही है तो फिर हमें ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। चल वेरी गुड। उसके बाद अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? पी इज फ्रॉम तमिलनाडु, क्या ये सही है? पी तमिलनाडु से तो नहीं है, केरला से है। उसके बाद एस इज फ्रॉम केरला, तो क्या एस केरला से है? तो एस कर्नाटका से है, ये भी गलत है। उसके बाद क्यू इंजीनियर है, तो क्या क्यू इंजीनियर है? क्यू डॉक्टर है, तो ये भी गलत है। तो अगर तीनों ही गलत हो गए तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स? इनमें से कौन सा हर हाल में फॉल्स ही है, ट्रू हो ही नहीं सकता? तो टी इज अ प्रोफेसर, ठीक है, टी इज अ प्रोफेसर, ये तो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यू इज एन इंजीनियर, तो क्या यू इंजीनियर है? तो यू इंजीनियर है, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आर इज फ्रॉम केरला, तो आर जो है वो केरला से है, तो आर कर्नाटका से है, तो ये मेरे ख्याल से गलत हो गया। एंड यस जो हमारा लास्ट वाला है वो तो फिर डेफिनेटली सही ही होगा, क्यू इज फ्रॉम तमिलनाडु। एक बार चेक कर लेते हैं तो क्यू जो है वो तमिलनाडु से है क्या? यस क्यू तमिलनाडु से है। तो बाकी के तीनों सही हैं, सिर्फ आंसर ऑप्शन सी रॉन्ग है, तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस पर। क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्यूए भी बोल सकते हैं। अ मैन अर्न्स रुपीज 7,500, ही स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक इनिशियल केस बन रहा है। इस इनिशियल केस में क्या है कि मैन की जो अर्निंग है वो कितनी है? 7,500 के बराबर। एंड ऑब्वियसली ये अर्निंग है, इसी को 100% मानेंगे। इसमें से 60% वो खर्च करता है, ठीक है। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इसी वैल्यू का 60% है। तो नाउ वी ऑल नो कि 60% हम कैसे निकालेंगे। 60% का मतलब होता है 60/100, और कौन सी वैल्यू का 60/100? 7,500 का। तो 100% ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। 60 और 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, आसान है 4,500।
तो 7500 में से 4500 तो उसने खर्च कर दिया। खर्च कर दिए, इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी हुई? तो उसकी सेविंग हुई 3000 रुपए, है ना। डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि 100% में से 60% खर्च हो जाएगा तो सेविंग कितनी होगी? 40%। तो 7500 का 40% होगा 3000, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब उसका एक और केस बना। अब उन्होंने हमसे ये कहा कि इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो उसकी ये जो इनकम है 7500, ये 20% से बढ़ गया। अब 7500 का 10% होगा 750, तो 20% होगा 1500, मतलब उसकी इनकम 1500 से बढ़ गई। 7500 में 1500 ऐड करोगे तो उसकी इनकम हो गई 9000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, तो उसकी इनकम बढ़ी तो उसने अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया कि भाई हम ज्यादा खर्चा करेंगे, तो 10% से एक्सपेंडिचर बढ़ गया। 4500 का 10% है 450, मतलब अब उसका एक्सपेंडिचर हो गया 4950। तो अब सेविंग कितनी हुई? माइनस करके देख लो, 9000 में से इसे माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। फिर 10 माइनस 5 तो 5, फिर यहाँ 9 होगा तो 9 में से 9 गया जीरो, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 4 माइनस किया 4। मतलब पहले उसकी सेविंग 3000 थी, अब उसकी सेविंग 4500 है, मतलब सेविंग बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 1050, 1050 रुपए सेविंग में बढ़ गए। ये कितना परसेंट होगा? तो हम ये बोलेंगे कि 1050 इनिशियल वैल्यू का 3000 का कितना परसेंट है, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 105 को 3 से डिवाइड किया तो 35 आया, मतलब उसकी सैलरी 35% से इंक्रीज हुई है और कुल मिलाकर 1050 रुपए से बढ़ी है। तो 1050 मीन्स आंसर ऑप्शन डी। ठीक है। एक्चुअली ये परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, मैं जोश जोश में ज्यादा ही कर गया। हमारा आंसर यहीं पर आ गया था 1050, दैट इज आंसर ऑप्शन डी, है ना। चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस टेबल के ऊपर बेस्ड है। The following table represents the number of students and boys from third and fourth in a school. थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड टू सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, चार क्लास का डेटा हमें दिया है। तो ये क्लासेस हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स में से बॉयज को माइनस कर दोगे तो गर्ल्स के नंबर्स आ जाएंगे। 49 में से 23 बॉयज हैं, तो 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 2 इज 2, 26। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 2, तो गर्ल्स के नंबर भी आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 6 आर गर्ल्स, राइट। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसी में तो उसी में से गर्ल्स का परसेंट निकालोगे। तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 इज 20, कैरी आएगा 2, 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 200। उसके बाद गर्ल्स के नंबर निकाल लो, तो गर्ल्स के नंबर निकालोगे तो 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12, कैरी आ गया 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो 92 गर्ल्स हैं। तो अगर 92 गर्ल्स हैं 200 में से, तो 100 में से कितनी होंगी? तो ऑब्वियसली 92 की आधी होंगी, मतलब 46, तो 46% विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 40% members of a family like mango and 60% like orange, ठीक है। 15% of the member likes both and 6 members don't like any of these two fruits। तो सबसे पहले तो इस 6 को भूल जाते हैं, पहले हम परसेंटेज में डेटा है तो 100 मेंबर्स मान के चलते हैं, राइट। मान लीजिए फैमिली के अंदर 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 40% लोगों को मैंगो पसंद है, तो इस मैंगो वाले सर्कल में कितने लोग आ गए? 40। और 60% लोगों को ऑरेंज पसंद है, तो ऑरेंज वाले सर्कल में कितने लोग आ गए? 60। तो इस 100 में से 40 लोग यहाँ हैं, 60 लोग यहाँ हैं, लेकिन उनमें 15 लोग कॉमन भी हैं, तो इस 40 में से 15 को ऑरेंज भी पसंद है, इस 60 में से 15 को मैंगो भी पसंद है। तो 40 में से 15 माइनस किया तो 25 लोगों को सिर्फ मैंगो पसंद है, ऑरेंज पसंद नहीं है। 60 में से 15 माइनस किया तो 45 लोगों को सिर्फ ऑरेंज पसंद है, मैंगो पसंद नहीं है। उसके बाद अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें ये पता चलेगा
कि इन तीनों का जो सम है वो हो जाता है 85 के बराबर। ये हो गया 40, 45, 85। इसका मतलब 85 लोग इस सर्कल के अंदर हैं, 100 में से 85 सर्कल के अंदर हैं। तो इसका मतलब सर्कल के बाहर कितने लोग हैं? 15। ना तो इनको मैंगो पसंद है और ना ही ऑरेंज। ये 15 लोग कुछ भी पसंद नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि ये 6 ही है जिनको कुछ पसंद नहीं है, मतलब ये 15 नहीं है, ये 6 है। तो 15 को जिस फैक्टर से रिड्यूस करके फिक्स बनाओगे उसी फैक्टर से 100 भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जो रेशो 15 का 6 के साथ बनेगा, सेम टू सेम वही रेशो 100 का एक्चुअल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के साथ बनेगा। मान लो फैमिली में कितने लोग हैं? x। तो जो रेशो 15 का 6 के साथ बनेगा वही 100 का x के साथ। सारी चीजें सेम रेशो में कम हो जाएंगी। तो सेम रेशो में कम करना है तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 15/6, या उल्टा, है ना, उल्टा करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये होगा 6/15। तो हमें पता चला 3 का 2 टाइम्स, 3 का 5 टाइम्स, और 100 का 2/5 होता है 40। इसका मतलब 40 लोग हैं फैमिली में। 40 का अगर ये 100% 40 के बराबर है तो 15% कितना होगा? 6। 40 का 15% 6 हो जाएगा। तो डेफिनेटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली? 40 मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, इन अ स्कूल 35% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले चेस। तो अगेन डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर आप ये जानते हैं कि इस डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अगेन परसेंट की बात हो रही है तो टोटल 100 लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं। 100 लोगों पे स्टडी की तो पता ये चला कि चेस कितने लोगों को पसंद है? 35, 100 में से 35। और 55% लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, और 10 लोगों को दोनों चीजें पसंद है। तो 35 में से 10 माइनस किया, 55 में से 10 माइनस किया, इन तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड किया तो 35 और 45 मिलाकर हो गया 80। मतलब बाहर कितने लोग हैं सर्कल से? 20। तो मतलब 20 लोगों को ना तो चेस पसंद है और ना ही बास्केटबॉल। So if a student is selected at random, then the probability that he plays chess or basketball is, right? तो हमें पता चलेगा कि चेस और बास्केटबॉल, मतलब या तो सिर्फ चेस या सिर्फ बास्केटबॉल या दोनों, सब कुछ ही ले सकते हो। मतलब टोटल 80 लोगों को सब कुछ कुछ ना कुछ तो पसंद है ही, या तो चेस या बास्केटबॉल या दोनों चीजें। और हमारे पास टोटल लोग कितने हैं? 100। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। तो अगर हम किसी भी एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हर 5 में से 4 स्टूडेंट्स को या तो चेस या बास्केटबॉल पसंद है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक, चलिए वेरी गुड। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 35%, 55%, 10%। तो ये होगा 35, ये होगा 45 और ये होगा 80। करेक्ट है ना? एकदम सही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। तो अगर हम ये बोलते हैं कि दो नंबर हैं हमारे पास x और y, मान लीजिए दोनों का सम 100 है, राइट? तो दोनों का जो डिफरेंस है वो इस सम का 15% है, मतलब 15 ही होगा। 100 का 15% 15 होगा। तो अब हमें x और y का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले 15 और 100 दोनों को 5 से कैंसिल किया तो 3/20। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको ये पता चलेगा कि 20x में से 3x माइनस किया तो 17x, 20y और 3y को ऐड किया तो 23y। मतलब x और y का रेशो कितना होगा? 23/17। तो बिगर नंबर का लार्ज स्मॉलर नंबर से रेशो होगा 23/17। आंसर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to question number 24. In a city's newspaper reading population, 37% of people read the Times of India, 25% read the Hindu, and 38% read Indian Express. So percentage of people who read Times of India, तो Times of India पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 37 आउट ऑफ 100 सोचो तो 37। मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 100x है तो ये कितने हैं? 37x। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड द हिंदू। तो हिंदू वाले लोगों से कितने ज्यादा है? तो हिंदू का जो परसेंटेज है वो है 25, मतलब 100 में से 25 लोग।
तो अगर टोटल पॉपुलेशन 100x है तो ये 25 होगा। तो पूछा ये है कि ये 37 25 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले ये पता करो कि 37 25 से नंबर में कितना ज्यादा है, फिर उसके बाद वो 25 का परसेंट कितना होगा। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 12/25 इंटू 100, और 12 जो है वो 25 का हो जाएगा 12 इंटू 4 48%, एंड दैट्स इट। आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। And then we move on to last question. When a number is increased by 24, it becomes 104% of itself. तो कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप का 100% होता है। जब आप उसे 24 से बढ़ा रहे हो तो वो 104% हो जा रहा है, मतलब ये जो नई वैल्यू है ये 104% है नंबर का। तो नंबर अपने आप का 100%, और जब हमने 24 जोड़ा तो उसका 104%, मतलब ये जो 24 है ये नंबर का 4% होना चाहिए। तो अगर 4% 24 के बराबर है, ध्यान से सोचो, 4% 24 के बराबर है, तो 4 6 24, तो ये नंबर भी 100 का 6 टाइम्स होगा, मतलब दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू 100। 100 इंटू 6 मतलब 600। तो ये नंबर डेफिनेटली 600 है। 600 का 4% होगा 24, और दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर का 104% बन जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगेन आई टेल यू दी सेम थिंग कि मंडे से फ्राइडे तक लग रही हैं क्लासेस यूट्यूब पर, और इन क्लासेस में आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके तीनों पढ़ाया जा रहा है। गैट की पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, टेस्टिंग भी हो रही है। तो हर सैटरडे को मॉक टेस्ट भी होगा, और मॉक टेस्ट के बाद हर संडे को आपको इसी तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो इस सीरीज से लगातार जुड़े रहें, महा फेस्टिवल सीरीज है, गैट की पूरी प्रिपरेशन करने का वादा है। ठीक है, तो चलिए देन, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए और अच्छे से अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।